हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन पार्ट 4। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नया क्वेश्चन भी सीखेंगे नए कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, ये कल क्वेश्चन आपने देखा था, इसको सॉल्व करने के लिए बोले थे, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगेगा अगर आप समझ रहे हैं। तो जो हमने कल सीखा था उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आ जाता है, ये भी जेई में आया हुआ है, लेकिन वहां पे क्या था, 0 से π/2 था, यहाँ पे हमने लिमिट चेंज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर बिल्कुल अलग आएगा पिछले वाले से जो आप जेई में देखे होंगे। तो ये आसान है, बट आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कहीं पे गलत कर सके। तो आप पहले इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा, हो सकता है इसमें से मैक्सिमम लोगों का गलत हो, बट सीख लेंगे एक बार तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस बेसिस पे वो आप सही कर पाएंगे। और एक लास्ट में आ जाता है कि इंटीग्रेशन लिमिट सम के जैसे, मतलब इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम, तो उस क्वेश्चन को कैसे करिए, ये भी जेई में आया हुआ है। बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे, फिर उसके बाद जो इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो कल का क्वेश्चन था, उसके बाद हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसको 0 से 10 ई का पावर, यहाँ पे ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर इंडिकेट किया गया और ये एक्स है। तो एक चीज यहाँ पे आपको समझनी है कि ये जो हम इसको लिखते हैं एक्स को दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, और इसको जो आप लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको बोल देंगे जो आप ऊपर लिखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्मूला जैसे आप जो भी आप यूज कर ले। तो इसका एक ग्राफ थोड़ा सा समझ लेते हैं जो कि हम कल देखे भी थे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, तो यहां से इस तरह कुछ बना था, यहाँ पे आपका घेरा लगा हुआ था जिसमें पूरा फिल किए थे, यहाँ पे उसके बाद ऐसा कुछ बना था, फिर उसके बाद जो यहाँ पे कुछ ऐसे बना था सीडी टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे अगर फ्रैक्शन वैल्यू का ये ग्राफ देखे फ्रैक्शन पार्ट वाले का, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनता है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ ग्राफ यहाँ से ऐसे बनता है। यहाँ पे ये जो है घेरा लगा रहेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल इसको बोलेंगे, 0 से 1 के बीच में ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। फिर 1 से 2 के बीच में कैसा बनेगा, उसमें भी ऐसा ही बनेगा। फिर 2 से 3 के बीच में कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो सारे में इसका बोले तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। जैसे साइन में क्या देखे थे कि 2 पाई के बाद, यहाँ पे 2 पाई के बाद इंटरवल रिपीट होने लगता है, फिर यही वैल्यू आने लगती है। तो इस तरह अगर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखें तो इसमें 0 से 1 होगा, जो वाई एक्सिस में वैल्यू है 0 से 1 के ही बीच में आएगा। तो फिर 0 से 1 दूसरे वाले इंटरवल में अगर एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं तब भी इसका जो वैल्यू आएगा 0 से 1 के ही बीच में आएगा। तो एक तरह यह समझ सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये जो आप इस तरह डिनोट कर लेंगे, तो इसको बोल सकते हैं कि इसका जो पीरियड है 1 होगा, क्योंकि ये 1 के बाद यहां से रिपीट कर रहा है वैल्यू। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 पाई था, 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो ये 1 के बाद ये सारी चीजें फिर से रिपीट होने लग रही है। तो यहाँ पे इसका जो होगा ये आपका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को आप प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, फिर अभी हम क्या देखे थे कि x को इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहां से कुछ ट्रांसफॉर्म करके इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे x माइनस एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको इस साइड भेजते हैं और दूसरे वाले को इस साइड। तो ये कुछ ऐसे आ गया, फ्रैक्शनल का x इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और माइनस एक्स। ठीक है, तो इस चीज को अब थोड़ा सा और लिखें, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये फ्रैक्शनल वैल्यू इस तरह, और dx आप लिखते रहेंगे, हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, अभी क्या बताए थे कि इसका जो पीरियड हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में या सेकेंड थर्ड पार्ट में जो इंटीग्रेशन का सॉल्व किए थे उसमें आपने देखा भी होगा कि अगर पीरियड रिपीट कर रहा है तो ये जो 10 टाइम्स है इसको 0 से 1 फिर 0 से 1 10 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 टाइम्स 0 से 1 और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर फ्रैक्शनल वैल्यू ये। ठीक है, इस तरह तो लिख सकते हैं। अब चलिए फिर से इसको चेंज करते हैं, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको फिर से हम चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ये वैल्यू आया हुआ था, तो इस चीज को फिर से हम यही लिख देते हैं। इसको हम चेंज करने के लिए जैसे हमें पता चल जाए कि इसका 0 से 1 पीरियड है, उसके बाद 10
10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, इसलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज किए थे, फिर से हम अपने फॉर्म में चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर से इसको हम चेंज कर देते हैं, 0 से 1 हो गया, इसका वैल्यू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और माइनस एक्स। ठीक है, अभी आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या होता है। तो 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है, यहाँ पे देख लेंगे, ये 0 होता है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा सा फर्दर, तो यहाँ पे 0 से 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे इसके बीच में, तो 0 से 1 के बीच में क्या होता है, 0 होता है, और बचा क्या, माइनस एक्स। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो इस तरह लिख सकते हैं, 0 से 1 e का पावर माइनस एक्स और dx, यहाँ पे dx होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे e का पावर माइनस एक्स और यहाँ पे -1 हो गया, और 0 से 1 आपका लिमिट हो गया। ठीक है, इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 10 टाइम्स हो गया, यहाँ पे माइनस हम बाहर लिख लेते हैं इसको, तो e का पावर -1 और e का पावर -0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 टाइम्स हो जाएगा, e का पावर 0 हो जाएगा, e का पावर -1 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 टाइम्स हो गया, यहाँ पे e का पावर 0 1 हो गया, और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से समझे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं यूज किए हैं। ये जो सबसे पहला है कि ये फार्मूला आप ध्यान देंगे कि x इक्वल टू इस तरह लिख सकते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट में, और फ्रैक्शन का देखें कि कैसे ग्राफ इसका बनता है, 0 से 1 में इसका वैल्यू मतलब इसी के बीच में रहेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 के बाद रिपीट कर रहा है चीजें, तो यहाँ पे जो इसका पीरियड हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 होने से क्या होगा, यहाँ पे 10 टाइम्स नहीं मल्टीप्लाई मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आप 10 टाइम्स इसको करके 0 से 1 में इंटीग्रेट कर देंगे, तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे फिर से चेंज कर लिया, यहाँ पे 0 से 1 के वैल्यू के बीच में ये जो लिखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, जो कि पिछले वीडियो में देखे थे। अगर कोई नहीं देखा तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 10 टाइम्स ये वाला पार्ट आपका मैच कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोलेंगे, क्योंकि समझने में ही टाइम लगा। अगर आपको आता है तो 30 सेकेंड या 1 मिनट मैक्सिमम लगेगा। देखिए एक चीज और समझते हैं कि इंटीग्रेशन या कोई भी चैप्टर ले लो, सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल तो नहीं है, बट हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, मान लीजिए 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे हमारा 50 क्वेश्चन बन जाए। आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब अलग करेंगे, आप बहुत बड़ा लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो हो सकता है कि आप एग्जाम में जब पहुंचे तो वहां पे वो भी अलग आए, तो आपका सॉल्व ही ना हो। तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यहाँ पे जो चीज है मेन है कॉन्सेप्ट है। अगर हम कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिए हैं तो उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि सॉल्व क्या करना है। तो हम ऐसे ही प्रॉब्लम लिए हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। बहुत सारे इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन है, अगर कराने चले तो बहुत सारा टाइम भी लगेगा, जो कि आपका वेस्ट होगा, या किसी भी के लिए अगर करना है तो बाद में हम करेंगे इसी चीज पे, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है। तो हम कुछ ही क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि आप बहुत बड़े ले लेंगे, फिर उसके बाद वहां पे आपका टाइम खराब होगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्वेश्चन आसान लेना है, जो कि हमारा 30 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर वहां पे सॉल्व हो सके, क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते हैं वहां पे, और भी सब्जेक्ट को सॉल्व करना रहता है, तो वहां पे इजिली स्कोर कर पाएंगे। अगर एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपका टाइम लग जाए, फिर उसके बाद सॉल्व भी ना हो तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे वही लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो जेईई में आया है, जो कि आ सकता है बीएचयू बीएससी में या किसी भी कंपटीशन में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पिछली क्लास में देखे भी थे कि इंटीजर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमने कल x के लिए देखा था, अब यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो ये वैल्यू भी x स्क्वायर के लिए ही हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर के लिए कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम कल x के लिए देखे थे लिमिट, यहाँ पे ये देख लेते हैं x स्क्वायर के लिए। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में क्या होगा इसका वैल्यू x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा 0 से 1 के बीच में ही 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 से, अब देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको √2 लिख सकते हैं, वहां पे तो x था तो 2 हो गया डायरेक्ट यहाँ पे, बट 1 से 2 जाने के लिए हमें क्या कहां तक जाना होगा, 1 से √2, तब भी हमारा 1 से 2 हो जाएगा x के लिए देखे तो इसमें 1 से 2 ही एक तरह से देखा जाए तो x का वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर कर दीजिए तो 1, यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं √2 से
यहाँ पे कहां तक जाएंगे, यहाँ पे आपका दिया गया है 1.5। देखिए √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41, तो इससे नेक्स्ट ही है यहाँ पे 1.5, तो इसलिए इसको 1.5 ही लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीजर का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 से 1.5 मतलब कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में तो यहीं तक है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे आपको लिमिट दे दिया गया था, इंटीग्रेशन करना है 0 से 2। ठीक है, तो आपको 1.73 मतलब कि √2 से यहाँ पे √3 तक भी जाते हैं आप, तो √3 तक जाते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 1.73 होता है। ठीक है, और यहाँ पे √2 है, तो ये चीज आप देख लेंगे, जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके रिगार्डिंग आप सॉल्व करेंगे। तो फिर उसके बाद √3 से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहा 2 तक जाएंगे, तो जिसमें चेंज आएगा वही चीज लिखेंगे, अगर नहीं चेंज आ रहा है तो वो चीज नहीं लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिमिट को ब्रेक करना है, यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन दिया गया 0 से 1.5 के, तो कैसे करेंगे, 0 से 1 जाएंगे। ठीक है, 1 के बाद कहाँ गए थे, √2 गए थे, √2 के बाद 1.5 करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 0 से 1 लिख देंगे, x लिख देंगे, और इसको हम x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल कर देना। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, ये चीज 0 हो गया। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा, ये x तो x ही रहेगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 1 से √2 हो गया। ठीक है, फिर अब x² इंटीजर का क्या वैल्यू होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पे क्या देखे थे 1 होगा, अगर 1 से √2 के बीच में गया तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे dx भी लिखते रहेंगे, ये चीज dx है। फिर अब देखिए √2 से कहां तक हमको जाना है, 1.5 तक ही जाना, तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो यहीं तक लिखेंगे। इसके बीच में क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे आप इसको dx लिख देंगे। ठीक है, ये चीज 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इस चीज को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dx हो जाएगा, यहाँ पे 1 से √2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 से 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें चेंज क्या होगा, जो डिसकंटिन्यूअस है इस चीज का वैल्यू आप वैल्यू पुट करते जाएंगे हर एक लिमिट के लिए जो जो अलग है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, dx डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे 2x नहीं रहेगा तो dx ही लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x² 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट रख लेते हैं और इसको 2 बाहर कर देते हैं, इसका भी वही चीज आएगा, तो √2 से यहाँ पे 1.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 बाहर लिख देते हैं, इसका स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर लिख दिए, इसको सॉल्व कर लेंगे आप अपने से, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए 0.5 आ गया, 0.25 आ गया सॉरी, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/4, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये नहीं है, ये 4th ऑप्शन आपका सही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप जेई में आए होंगे, आप अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो जेई मेन का क्वेश्चन ले लीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आसान है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो वहां से आपको इजिली कैलकुलेट भी कर लेंगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन करना है, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है कॉन्सेप्ट पे दिया जाता है, ना कि आपको कैलकुलेशन करना है वहां पे। तो मेन चीज ये है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत से जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि अगर 0 से 2 दिया है, ठीक है, तो आप कैसे लिमिट को रखेंगे, और x² ही दिया है फंक्शन में, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 आया तो ये वैल्यू चेंज करेगी, 0 हो जाएगा। 1 से 2 के लिए क्या होता है 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कितना हो जा रहा है 2.25, तब भी इसका वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, अगर √2 से √3 के बीच में भी जाते हैं तब भी आपका वैल्यू 2 ही आएगा, तो ये चीज आप यहां से ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर 2 तक दिया है तो √2 से √3, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू सेम ही आएगी, तो 2 बार नहीं लिखने की जरूरत रहती है, क्योंकि लिखेंगे तब भी आंसर यही आएगा, या डायरेक्ट कर ले। ठीक है, फिर अगर √3 से 2 तक गए तब चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यू जो है अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा ये चीज, और यहाँ पे √3, तो ये चीज आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली थी, तो आप देख लेंगे इस चीज को आसानी से, यहाँ पे जैसे भी सॉल्व करना रहे तो आप
क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जो कंसेप्ट था वो हमने बता दिया यहाँ पे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो लोग भी हैं वो एक बार अपने से सॉल्व करेंगे तभी फायदा मिलेगा। तो इस बार आप अपने से सॉल्व कीजिएगा सारे क्वेश्चनों को, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस फंक्शन को आप लोगों ने तो बहुत बार देखा होगा, एनसीईआरटी में भी दिया है और बहुत सारी जगह मिल भी जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत से लोग जल्दी सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए इसका हम थोड़ा सा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे लिखेंगे इसको सॉल्व करके। तो इस चीज को 1 को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स कास एक्स, ठीक है। इसी टर्म को हमने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इस वाले वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका अंडर रूट में दिया गया है, तो इसको आप अंडर रूट में हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बताए थे, एक चीज जो बताए थे कि आपको मॉडुलस लेना है हमेशा। अगर एग्जामिनेशन में कोई भी कंपटीशन में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान देनी है कि जब भी सॉल्व करें तो आप यहाँ पे मॉडुलस जरूर लगाएं। हो सकता है आपका वैल्यू प्लस में आए, हो सकता है आपका वैल्यू माइनस में आए। तो ये चीज हमें कंडीशन दी रहेगी। अगर नहीं दिया है तब आप प्लस ले सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। हमने पहले पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट बनाए थे बीएचयू बीएससी वाले जो पेपर सॉल्व किए, तो वहां पे बताए भी थे कि कैसे लिमिट को प्लस माइनस को ध्यान देंगे। तो अगर जो लोग नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम प्लस माइनस लगा दिए, अगर इसको हम अंडर रूट में लेते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे एक, चलिए इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे ये हो गया π/2 से 3π/2 और ये हमारा साइन एक्स प्लस कास एक्स का स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया तो हम क्या यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका dx आ गया। देखिए ये सेम चीज है, अगर मॉडुलस सॉल्व हो जाता है कि प्लस होगा कि माइनस, तो ये चीज हम डायरेक्ट कट करके आंसर हम लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं कि मॉडुलस के बाद क्या आएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज आती है, एक तो होता है कि प्लस होगा, तो यहाँ पे पहले वाला लिख देते हैं कि साइन एक्स होगा प्लस कास एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स प्लस कास एक्स का निगेटिव में, ठीक है। अब ये कब चीज होगी और ये कब चीज होगी। देखिए जो जेईई मेन में क्वेश्चन आया है, ये आपका जो वैल्यू दिया था 0 से π/2, तो उसमें आप गलती से भी इसको प्लस ले लेते हैं, क्योंकि होता है क्या, हम 12th लेवल पे इतना ध्यान नहीं देते तो हम गलती से प्लस ही लेते हैं, ठीक है। इतना ध्यान नहीं देते, तो ये चीज आप प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू इस लिमिट के लिए सही आएगा। ये जो लिमिट दिया गया 0 से π/2, उस वैल्यू के लिए, उस पॉइंट पे ये सही आएगा अगर पॉजिटिव लिए हैं। बट इस क्वेश्चन में अगर वैसे सॉल्व कर दिए, यहाँ पे पॉजिटिव लेके सॉल्व कर दिए, तो ये आपका वैल्यू गलत आएगा। चलिए ग्राफ से समझ लेते हैं इस चीज को, थोड़ा क्या कहना चाह रहा है। अगर 0 से π/2 लेते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन भी पॉजिटिव और कास भी पॉजिटिव। तो इसलिए अगर मॉडुलस को सॉल्व करेंगे 0 से π/2 के बीच में, तो आपका जो वैल्यू आएगा मॉडुलस के बाहर वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप पाई लिख देंगे, यहाँ पे ये चीज आपका पाई हो जाएगा, ये हमने गलत लिख दिया, ये पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई से और 3π/2 ये हमने बनाया खुद से समझने के लिए, तो ये चीज थी। तो यहाँ से पाई से π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मेन, ये देखिए आपका निगेटिव में साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि ये आप देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट दिया है। यहाँ पे लिमिट में पाई से 3π/2 दिया है तो आप निगेटिव लेंगे, और अगर 0 से π/2 लिया है तो पॉजिटिव लेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसा कंडीशन दे और भी चेंज हो, साइन एक्स माइनस कास एक्स, तो वो कंडीशन दिया रहेगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो समझाने वाली बात थी कि अगर आप ये जो मॉडुलस हटाते हैं या अंडर रूट लेते हैं तो मॉडुलस लगाएंगे, उसके बाद आप प्लस माइनस के लिए आप कंडीशन चेक करेंगे। जो जेईई मेन में आता है उसमें 0 से π/2 था, तो वहां पे आप पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करते तो आपका वैल्यू सही आता। बट हमने यहाँ पे क्या लिया है, पाई से 3π/2, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पे साइन भी नेगेटिव और कास भी नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा जो ये मॉडुलस निकलेगा या सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे पाई से 3π/2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साइन एक्स प्लस कास एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ये चीज है जो ये निगेटिव में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे,
अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते 0 से π/2 के बीच में तो ये आपका प्लस में आता, ठीक है, तो ये हमारा माइनस में आता है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। sin x प्लस cos x और dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, sin x का माइनस cos x होता है और cos x का sin x होता है। हो सकता है हमारा ऑप्शन अलग है क्योंकि हमने सही से सॉल्व नहीं किया था, किसी और वैल्यू पे सॉल्व कर लिए थे, तो उसके वजह से यहाँ पे 3/2 है, 3/2 है। तो चलिए देख लेते हैं जो आएगा। हमने क्वेश्चन खुद से ही बनाया है, तो ये आप जो मेन बताने लायक थी कि ये प्लस माइनस कैसे होगा वो चीज़ थी, आप समझ लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे निगेटिव था भी ये बाहर, तो चलिए इसको निगेटिव लिख देते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा हमारा, cos 3π/2 प्लस sin 3π/2 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस का cos पाई और ये चीज है प्लस साइन पाई, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस चीज को जो भी आप सॉल्व ही करना है। 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। साइन 3π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस +1 हो गया। ये साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। तो इसको मेन सिंपली सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +1 हो जाएगा ये चीज। तो ये देखिए -1 हो गया, ये -1 हो गया और ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हो गया। इसको इधर लिखेंगे तो -1 और -2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर 2 ही हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे ये चीज जो थी वो मेन इंपॉर्टेंट थी कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर भले ही सेम आए, हो सकता है कोई क्वेश्चन हो जिसमें गलत भी आंसर आ जाए, तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट थी, या कुछ वैल्यू ऐसे पुट करे तो जो 0 ही आ जाए। तो ऐसा आप जो नियम है उसी से करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसी का हेल्प लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा प्लस ले रहे हैं या माइनस ले रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये चीज है जो लिमिट में लिया गया है, उस चीज को आप ध्यान देंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ पे देख लेंगे, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, अगर होगा तो आप अपने से सही कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जेई का हुआ है, तो देखिए कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ था फॉर्मेट, बट अब देख लेंगे जो कंसेप्ट है वो। तो यहाँ पे देखिए कुछ समझ में आ तो नहीं रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो सकता है किसी लोग को पता हो, किसी को नहीं पता हो। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन को, पहले क्या होगा, x हो गया, यहाँ पे 1 - x और m.dx, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक जो प्रॉपर्टी बताए थे कि 1 - x से कुछ फायदा मिल रहा है क्या, तो चेक कर लेते हैं कुछ मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे आप इधर चेक कर लेंगे, मिलेगा ही क्योंकि उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो 1 - x लिख देंगे, यहाँ पे 1 - x लिखेंगे और m लिखेंगे, यहाँ पे dx लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए इस चीज को, तो देखिए क्या आता है। 1 - x का पावर m, मतलब कि x का पावर m या x का पावर m+1 हो गया, ठीक है। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट, यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं इस चीज को। तो चलिए देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे 0 से 1 हो गया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से m+1 हो जाता है, यहाँ पे m+1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका m+2 और m+2। ये आसान है, बस जो चेक करना था, जो कॉन्सेप्ट था वो हमने बता दिया है कि एक बार जरूर से आप इस क्वेश्चन को, मतलब जो भी क्वेश्चन आए तो इस मेथड से, मतलब कि a + b - x से देखिएगा। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो फिर आप कुछ और वहां पे यूज होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखिए क्या होता है। यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 का पावर m+1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। 0 रखेंगे तो फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, m+2 और 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए ये 0 हो गया, इसका मतलब नहीं है, इसका कोई पावर रहेगा तो 1 ही होगा, 1 का पावर कुछ भी। तो यहाँ पे इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा m+1 और m-2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे m+1 और m+2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m+2 हो जाएगा, इधर के साइड में यहाँ पे m-1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ पे 1 बचेगा ऊपर में और नीचे के साइड में m+1 और
m+2। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आने की संभावना है कि आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये पहला ही ऑप्शन है, तो इसको आप टिक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर बताते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो है इस फार्मूले पे है, ये आप देख लेंगे, ये जो लिखा गया है ये फॉर्म है इसका, इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ ए सम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, ये बिल्कुल ही आसान है और आने का चांसेस भी है। तो आपका मैक्सिमम 30 सेकंड लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को अगर हो सके तो सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और जो भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है। तो आप इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में लास्ट ही रहेगा इंटीग्रेशन का। उसके बाद हम जो एरिया अंडर द कर्व देखेंगे वो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक लेक्चर में ही कवर हो जाएगा। उसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें मेन चीज है तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला है कि एक्स एक्सिस पे निकालना, दूसरा है वाई एक्सिस पे, और तीसरा है कि जो ग्राफ बना के आप कैसे सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन दिया गया है उनके बीच में, तो वो हम देख लेंगे। उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बट अगर हम सीखें इन्हीं सब का हेल्प लेके तो वहां पे जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जो भी होगा आप पूछ लेंगे इसमें।